हेलो हाय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम आरसीसी लेक्चर सीरीज का लेक्चर 5 करने वाले हैं, जिसमें फ्लोइंग टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। फर्स्ट है आपका लीवर आर्म, सेकेंड है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वेरियस सेक्शन के लिए क्या क्या फार्मूले होंगे उसे भी हम देखेंगे। बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर का फर्स्ट बेसिक जो टॉपिक है वो है हमारा लीवर आर्म, और इसी पे बेस्ड है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो लीवर आर्म होता क्या है कि ये कोई बीम है, ठीक है। तो बीम का ये कोई सेक्शन है, ठीक है। मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड ही है। तो सिंपली सपोर्टेड केस में होगा क्या कि जब लोड आएगा तो न्यूट्रल एक्सिस के अबव जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, एंड न्यूट्रल एक्सिस के बिलो में जो है टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। दैट मीन्स ये कंप्रेशन कंप्रेशन जोन हो गया, एंड ये जो है न्यूट्रल एक्सिस के बिलो अगर ऐसे बीम है सिंपली सपोर्टेड रहे तो ये टेंशन जोन, ठीक है। तो इस प्रकार जब स्ट्रेस, ये स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है। हम बैलेंस सेक्शन का ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब स्ट्रेस डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस के पास में जो आपका स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। कंप्रेसिव जोन में हम बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे ही अपर फाइबर की तरफ हम बढ़ेंगे ये कंप्रेसिव स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, और आउटर मोस्ट फाइबर पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग, ठीक है। और जब टेंशन जोन का जब हम बात करेंगे तो इधर कंक्रीट तो रहेगा, चूंकि ये क्रैक सेक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस होगा सारा का सारा जो है ये आपका रेनफोर्समेंट, स्टील रेनफोर्समेंट के द्वारा ही लिया जाएगा। दैट मीन्स इसका टोटल टेंसाइल जो फोर्स होगा वो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर शेप बन गया, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस इसका एरिया होगा, एरिया ट्रायंगल। इसका सीजी कहाँ पे होगा, अगर हम बेस से बात करें तो 1/3 पे होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कंप्रेसिव जोन है, और ये आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। और इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो सीजी होगा वो होगा आपका 1/3 ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि XC/3 पे। और ये हो गया आपका सीजी ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें टेंसाइल फोर्स का, तो टेंसाइल फोर्स चूंकि सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट पे लगेगा तो इसका सीजी जो होगा टेंसाइल फोर्स का सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट ही होगा। तो लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस टोटल कंप्रेसिव फोर्स का सीजी एंड टोटल टेंसाइल फोर्स का सीजी, ठीक है। उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। तो ये चूंकि सीजी ऑफ कंप्रेसिव फोर्स हो गया, ठीक है, और ये हो गया सीजी ऑफ टेंसाइल फोर्स। तो इसके और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है जिसे हम जेड से डिनोट करेंगे बराबर डी माइनस, क्योंकि ये टोटल जो है डी, ठीक है, और इसका सी जी जो है यहाँ से यहाँ तक जो है XC/3, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हम टोटल डी में से इसे हम जब कट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, लीवर आर्म। ये आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो लीवर आर्म बराबर हो गया इफेक्टिव डेप्थ माइनस न्यूट्रल एक्सिस अपॉन 3, ठीक है। इसे हम अगर स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट करें तो डी माइनस एक्सी को हम लिख सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर इनटू इफेक्टिव डेप्थ अपॉन 3, ठीक है। फर्दर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू डी, दोनों में है तो डी कॉमन मैंने ले लिया, और ये बच गया 1 माइनस K/3, ठीक है। तो ये हो गया, और डी 1 माइनस K/3 को हम बोलते हैं जे, ठीक है। तो जेड बराबर यानी कि लीवर आर्म बराबर हो गया इफेक्टिव डेप्थ इंटू जे, जहाँ पे जे क्या है, जे है आपका लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर। तो इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है कि XC बराबर होगा K/D, एंड लीवर आर्म J बराबर मेरा क्या हो गया 1 माइनस K/3, जहाँ पे K क्या है न्यूट्रल एक्सिस
डेप्थ फैक्टर है जिसका बराबर होता है आपका एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी के बराबर, ठीक है। एंड आपका जी बराबर आप जान ही रहे 1-k/3। तो इस तरह से जो है हम मतलब ये लीवर आर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का है वो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है पहले हम ये समझेंगे। इसको समझने के पहले हम समझेंगे बल लागू कपल मोमेंट, है ना। ये क्या होता है कि सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है जो कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड रहता है, ठीक है। मान लीजिए ये ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कपल फॉर्म होगा, कपल मोमेंट जो लगेगा वो बराबर होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ दिस फोर्स, बिकॉज वो दोनों जो है इक्वल है, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच का जो दूरी है वो, तो ये हो गया आपका कपल मोमेंट, है ना। बल लागू नहीं इसे बोल सकते। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। होता क्या है कि जब आपका, आप जान रहे हैं, मैं इस चीज़ को बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में भी, कि जब आपका फोर्स लगता है, ठीक है, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इस पर एक्सटर्नल लोड इस तरह से है, इस प्रकार है। तो एक्सटर्नल लोड के कारण क्या होता है ना कि एक बेंडिंग मोमेंट लगता है, ठीक है। इसका डायग्राम इस तरह से होता है और इसका जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो होता है आपका WL²/8। ये बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट, सॉरी एक्सटर्नल लोड, चाहे लाइव लोड हो और जिसे हम सुपर इम्पोज लोड भी कहते हैं या डीप लोड हो। तो ये एक्सटर्नल लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट जो डेवलप होता है, जो आपका बीम पे लगता है, ठीक है। तो उसको, अगर ये हमारा बीम या ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये क्या करेगा कि जो बेंडिंग मोमेंट जो अकर हुआ ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग के कारण, उसको ये क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, है ना। तो रेसिस्ट कर कैसे करेगा कि जब इस पे जब लोड आता है तो दो जोन में डिवाइड हो जाता है, एक कंप्रेशन जोन है और एक टेंशन जोन, ठीक है। तो ये आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और इधर आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, रिएक्शन है, रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय द मटेरियल, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम में रहता है तो क्या होता है कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स एंड टोटल टेंसाइल फोर्स क्या होते हैं, आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और इनके द्वारा भी सेम इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होता है, यानी कि कपल मोमेंट फॉर्म होता है। तो ये कपल मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों में से किसी एक को हम ले सकते हैं, है ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस इनके बीच का जो दूरी होता है उसे मैंने प्रीवियस टॉपिक में बताया कि उसे हम क्या कहते हैं, लीवर आर्म कहते हैं, ठीक है। तो सी आप ले लो या टी ले लो, यानी कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स या टोटल टेंसाइल फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, जेड, जिसे हम लीवर आर्म कहते हैं। तो ये जो कपल मोमेंट फॉर्म हुआ ड्यू टू स्ट्रेस फॉर्मेशन इन कंप्रेशन जोन एंड टेंशन जोन, इसी कपल मोमेंट को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि बाहरी लोड के कारण, एक्सटर्नल लोड के कारण जब बेंडिंग मोमेंट लगता है स्ट्रक्चरल मेंबर पे, उसे क्या करता है, रेसिस्ट करता है इन इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उसे हम लेते हैं फॉर बैलेंस, इससे हम क्या लिख सकते हैं, एम आर बराबर अभी सी इंटू जेड, ठीक है। सी दैट मीन्स टोटल कंप्रेसिव फोर्स। टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा आपका, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे सिग्मा सी बी सी है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं टोटल बराबर जीरो प्लस सिग्मा सी बी सी अपॉन 2। ये एवरेज जो हो गया, ये एवरेज स्ट्रेस हो गया इनटू
आप क्या कीजिए, ये जो सेक्शन है ना, इससे गुणा कर दीजिए, ये b इंटू एक्स सी, ठीक है, इंटू जेड क्या है आपका b माइनस एक्स सी, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्ट्रेस का इंटेंसिटी है, चूंकि ये वेरी कर रहा है इसलिए हम क्या कर लिए कि दोनों को जोड़ करके हम एवरेज ले लिए। तो ये एवरेज इंटेंसिटी ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो गया। इसको हम क्या किए, इधर का जो सेक्शन है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे सेक्शनल एरिया से, तो ये हो जाएगा b इंटू एक्स सी, चूँकि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में ही कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, तो इसे अगर हम गुणा कर देंगे तो टोटल आपका कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा, ठीक है, इंटू जेड डी माइनस एक्स सी, ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा लीवर आर्म, ठीक है। तो ये कपल मोमेंट दे दिए। अब ये हो जाएगा, इसको फर्दर अगर हम सोल्व करते हैं तो सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू बी इंटू एक्स सी, बी इंटू एक्स सी को हम लिख सकते हैं के इंटू डी इंटू डी माइनस एक्स सी है, ये हो जाएगा एक्स सी अपॉन 3 के डी अपॉन 3, ठीक है, सिग्मा सी बी सी अपॉन 2 इंटू बी, के को रहने दीजिए, डी यहाँ पे इससे अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो गया 1 माइनस के बाई 3, ये हो जाएगा आपका सिग्मा सी बी सी अपॉन 2 इंटू के, ठीक है, बी डी स्क्वायर को आप एक साथ रखिए, 1 माइनस के बाई 3 को हम क्या लिखेंगे, जे, के जे इंटू बी डी स्क्वायर। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द बैलेंस सेक्शन, जहाँ पे के क्या है आपका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, एंड ये बराबर हो सकता है, शॉर्ट फार्मूला भी इसका होता है 93.33 अपॉन 93.33 प्लस सिग्मा एस टी, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। जे बराबर आप जान रहे हो 1 माइनस के बाई 3। तो ये बैलेंस सेक्शन के लिए जो है आपका ये फॉर्मूला हो गया एम आर बराबर। आप अगर बैलेंस सेक्शन है तो आप उसको पी इंटू जेड करके भी आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जब बात है अंडर रेनफोर्स सेक्शन की और हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि अंडर रेनफोर्स सेक्शन यानी कि रेनफोर्समेंट क्या है, कम है, बैलेंस सेक्शन में जितना होना चाहिए था उससे कम है, दैट मीन्स अंडर रेनफोर्स है। तो आपका फेल इसमें पहले कौन करेगा, आपका स्टील जो है एज ए रेनफोर्समेंट वो फेल करेगा, ठीक है। तो जो फेल करेगा उसी से हम जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे टी इंटू जेड। तो टोटल टेंसाइल फोर्स बराबर क्या होगा, स्ट्रेस 0.87 एफ वाई, ये हो गया स्ट्रेस आपका, स्ट्रेस इंटेंसिटी, और एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आपका ए एस टी इंटू जेड बराबर होगा डी माइनस सॉरी ये लिमिट स्टेटमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स सी बाई 3। इससे हम क्या करेंगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे ऑफ अंडर रेनफोर्स सेक्शन का। यहाँ पे सिग्मा एस टी आप क्या करेंगे, टेबल नंबर 22, ठीक है, एंड पेज नंबर 82 से आप लेंगे। वो आपको पता होना चाहिए ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, एक ही 250 है कि 415 है कि 500 है, ठीक है, एंड ए एस टी एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, एक नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट गुना एक रेनफोर्समेंट का एरिया एफ आई, डी आप जान ही रहे इफेक्टिव डेप्थ है, एक्सी में यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को हम यहाँ पे यूज करेंगे अपॉन 3। लेकिन जब बात आए ओवर रेनफोर्स सेक्शन की, तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन मीन्स क्या कि आपका रेनफोर्समेंट जितना बैलेंस सेक्शन के लिए चाहिए था उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स
रेनफोर्समेंट ओवर रेनफोर्समेंट, दैट मीन्स आपका जो स्टील है एज ए रेनफोर्समेंट वो पहले फेल नहीं करेगा, पहले कंक्रीट फेल करेगा। तो हम उसी के स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। किसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे? जो पहले फेल करेगा। तो पहले फेल कौन करेगा? इन ओवर रेनफोर्स सेक्शन में पहले फेल करेगा कंक्रीट। ठीक है, तो सी इंटू जेड करके हम निकालेंगे। सी बराबर हो जाएगा 0 प्लस सिग्मा सी इंटू जेड। सी बराबर हो गया आपका 0 प्लस सिग्मा सी बी सी अपॉन 2 एंड वी नो दैट जेड इक्वल्स टू बी माइनस एक्स बाई 3। यहाँ पे जो हम डी लेंगे वो होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे जो एक्स होगा वो होगा हमारा क्या? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 सिग्मा सी बी सी ब्रैकेट बी माइनस एक्स अपॉन 3। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को जो बेसिक्स फार्मूला है जो कि थ्रू आउट द WSM यूज होगा वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ट प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम्स दो तरह के होंगे, एक होंगे एनालिसिस के और दूसरे होंगे डिजाइनिंग के। ठीक है, तो एनालिसिस और डिजाइनिंग क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर्स में डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।